प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल मैथ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास बीएससी पार्ट सेकंड मैथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और उसके अंदर भी पेपर स्टार्ट करेंगे हम अवकल समीकरण। बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड, इसके अंदर मैथ का पेपर चलता है, पेपर सेकंड अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर मैथमेटिक्स के 3 पेपर चलते हैं, सभी को पता है। कौन कौन से चलेंगे? एक चलेगा वास्तविक विश्लेषण का, सेकंड जो पेपर आएगा वो आएगा अवकल समीकरण का, थर्ड जो पेपर आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करें पेपर सेकंड अवकल समीकरण। तो हम अवकल समीकरण के बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे RRBMU की बात हो। ठीक है, सिलेबस सबका लगभग सेम है। ठीक है, कोई 1-2 टॉपिक इनमें आपस में ऐड होते हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, तो कॉमन सा टॉपिक है। सबसे पहले अवकल समीकरण की परिभाषा के बारे में पढ़ लेंगे, अवकल समीकरण की परिभाषा, उसके बाद में अवकल समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे, फिर अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की घात। ये तो बेसिक सी बातें हैं जो कि हमारे बहुत से मोस्टली एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। जहाँ पर अवकल समीकरण की बात होगी वहाँ पर कोटि और घात, इस प्रकार के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। अवकल समीकरण, अगर इसकी परिभाषा के बारे में देखें कि अवकल समीकरण किसे कहेंगे, तो अवकल समीकरण की परिभाषा हम लिखेंगे कि समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक इनके मध्य में क्या करता हो, हमें संबंध बताता हो। समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक इनके मध्य में संबंध बताता हो, उसे कहेंगे हम अवकल समीकरण। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहेंगे अवकल समीकरण की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक इनके मध्य में क्या करता हो, संबंध स्थापित करता हो, क्या कहलाएगा? वो अवकल समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर हम बात करें समीकरण की dy/dx + 7y = e⁻x, एक अवकल समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर x कैसा चर हो जाएगा? x हो जाएगा स्वतंत्र चर, y कैसा चर है? आश्रित चर, y कैसा चर है? आश्रित चर है, तथा इस dy/dx इसको कहेंगे हम y का x के सापेक्ष अवकलन। dy/dx को क्या कहेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन। और ये d/dx कहलाता है साधारण अवकल गुणांक। क्या कहलाता है ये? साधारण अवकल गुणांक। ठीक है, dy/dx + 7y = e⁻x किसको रिप्रेजेंट करें? एक अवकल समीकरण को, क्योंकि यह किस किस के मध्य में संबंध बता रहा है। देखो, स्वतंत्र चर दे रखा है, इसका कोई फलन दे रखा है e⁻x, आश्रित चर दे रखा है, आश्रित चर का अवकल गुणांक है, इनके मध्य में क्या बता रहा है? एक संबंध बता रहा है कि यदि dy/dx के अंदर 7y जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? वो e⁻x के। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ रहा है? d2y/dx² + 4y = 0 यहाँ पर भी कह रहा है कि y का यदि 2 बार अवकलन करो, उसके अंदर 4y ऐड करो, ठीक है, तो किसके बराबर आएगा? वो 0। यानी ये किसके मध्य में संबंध बता रहा है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांकों के मध्य में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। इस समीकरण की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये। ठीक है, कौन से? लाप्लास समीकरण del2z/del x² + del2z/del y² = 0। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, x del(f)/del x + y del(f)/del y = n(f). ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है, आयलर समीकरण के नाम से।
आयलर प्रमेय के अंदर, ठीक है, जहां पर आपने आंशिक अवकलन के बारे में पढ़ा है वहां पर पढ़ा है इस आयलर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल लिए। हमने यहाँ पर देखा कि किसी में तो d अपॉन डी एक्स आ रहा है, किसी में डेल अपॉन डेल एक्स। देखो d अपॉन डी एक्स है साधारण अवकल गुणांक, ये तो कैसा है, ये साधारण अवकल गुणांक, साधारण अवकल गुणांक। और अगर डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई की बात करें तो ये आंशिक अवकल गुणांक। क्या है ये? आंशिक अवकल गुणांक। देखो कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है, यदि वो एक स्वतंत्र चर का फलन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। देखो हमने पिछली जो कक्षा है बीएससी फर्स्ट के अंदर आंशिक अवकलन पढ़ाया, वहां पर हमने इनके बारे में चर्चा की थी कि साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन के अंदर जो अंतर है वो हमने बेसिक से जानने की कोशिश की थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोई भी यहाँ पर देखो x तो कैसा है, स्वतंत्र चर है, और y कैसा चर है, आश्रित चर है। इस आश्रित चर y का x के सापेक्ष यदि अवकलन की बात की जाए तो ये अवकलन किस प्रकार से आएगा? अगर हम अवकलन की परिभाषा लिखें तो क्या आएगा? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल एक्स, यही आता है। और इसको एफ डैश एक्स से लिखते हैं और इसको डी वाई बाई डी एक्स इससे भी लिखते हैं, ठीक है, यानी इससे भी लिखा जा सकता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये तो कहलाता है y का x के सापेक्ष साधारण अवकलन। कैसा अवकलन कहलाता है? साधारण अवकलन, y का x के सापेक्ष साधारण अवकलन। अब यहाँ पर हम बात करें कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर हमें दे रखे हो, z बराबर फंक्शन ऑफ x एंड y, या इसको हम लिखें z बराबर फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी z किसका फलन है? x और y का। तो x और y तो कैसे चर है? यहाँ पर स्वतंत्र चर है। x और y तो कैसे चर है? स्वतंत्र चर। और z कैसा चर है? यहाँ आश्रित चर। अब यदि हम इस z का x के सापेक्ष, इस आश्रित चर z का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करें तो अवकलन की परिभाषा तो क्या आएगी? लिमिट डेल x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल x y माइनस एफ ऑफ x y बटे डेल x, यानी केवल परिवर्तन किस में देख रहे हैं हम? x के अंदर, x प्लस डेल x y, यानी y में कोई चेंज नहीं, और y किसकी तरह रह रहा है? एक अचर की तरह। और इसको हम लिखेंगे यदि ये परिमित रूप से विद्यमान है तो डेल z अपॉन डेल x से, ये कहलाता है z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। क्या कहलाता है ये? z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ऐसे हम y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, तो वो डेल z अपॉन डेल y से लिखा जाएगा। यहाँ पर जो परिवर्तन x के सापेक्ष लिया हमने, x प्लस डेल एक्स वाई, वो हम y के सापेक्ष भी ले सकते थे। क्या आ जाता है यहाँ पर? एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई आ जाता, माइनस एफ एक्स वाई बटे डेल वाई, लिमिट लग जाती डेल वाई टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन की बात की। तो इन अवकल गुणांकों की विद्यमानता के आधार पर हमने अवकल समीकरण को 2 भागों में बांटा है। अवकल समीकरण को कितने भागों में बांटा है हमने? 2 भागों में। इसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा है आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, यानी अवकल समीकरण को कितने भागों में बांट दिया हमने? एक तो साधारण अवकल समीकरण, एक आंशिक अवकल समीकरण। जिनमें साधारण अवकल गुणांक आ रहा है उसको तो कहेंगे हम साधारण अवकल समीकरण, जिनमें आंशिक अवकल गुणांक आ रहा है उसको कहेंगे हम आंशिक अवकल समीकरण। जब हमने साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन की बात की तो साधारण अवकलन कब आ रहा था, आंशिक अवकलन कब आ रहा था, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब हमें यदि साधारण अवकल समीकरण की परिभाषा लिखनी पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो। कितने स्वतंत्र चर हो? केवल एक स्वतंत्र चर हो तथा अवकल गुणांक भी उसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष आए।
क्योंकि जब भी हमने साधारण अवकलन की बात की तो यहाँ पर स्वतंत्र चर कितना था, केवल एक स्वतंत्र चर आ रहा था, इसलिए जो गुणांक आ रहा था वो साधारण अवकल गुणांक आ रहा था dy/dx। साधारण अवकल गुणांक आ रहा है, देखो साधारण अवकल गुणांक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये साधारण अवकल गुणांक। इसलिए साधारण अवकल समीकरण के अंदर स्वतंत्र चर कितने आएंगे, केवल एक स्वतंत्र चर आएगा। यानी इसकी परिभाषा लिखें तो क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर विद्यमान हो तथा अवकल गुणांक भी उसी के सापेक्ष आता हो। यानी जो साधारण अवकल गुणांक आ रहा है उसी के सापेक्ष आता हो, वो कहलाएंगे साधारण अवकल समीकरण। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिए थे अवकल समीकरण की परिभाषा के अंदर, तो जो ये समीकरण है d2y/dx² + 4y = 0, यही से पहला जो एग्जाम्पल था dy/dx + 7y = e⁻x। ये दोनों ही अवकल समीकरण कैसे हैं, साधारण अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वतंत्र चर आ रहा है उनकी संख्या कितनी है, एक। इसके अंदर x स्वतंत्र चर है, इसके अंदर भी केवल एक स्वतंत्र चर x है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यदि हम लिखें, इसका एग्जाम्पल हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, dy/dx + 4y = sin x, d2y/dx² + y = sin x + cos x। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम साधारण अवकल समीकरण के। यहाँ पर देखो एक स्वतंत्र चर आ रहा है, क्योंकि x तो है स्वतंत्र चर और y कैसा है यहाँ पर, आश्रित चर। y कैसा चर है, आश्रित चर है। और जो अवकल गुणांक आ रहा है वो dy/dx, ये y का x के सापेक्ष साधारण अवकलन आ रहा है। d/dx को कहेंगे, d/dx क्या कहलाएगा, साधारण अवकल गुणांक, साधारण अवकल गुणांक, ठीक है। और ये तो समीकरण है, ये कहलाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण, ठीक है। ये दोनों ही अवकल समीकरण कैसी हैं, साधारण अवकल समीकरण है, क्योंकि केवल एक स्वतंत्र चर आ रहा है। अब हम बात करें आंशिक अवकल समीकरण की, किसकी बात करें, आंशिक अवकल समीकरण की। तो आंशिक अवकल समीकरण, इसके अंदर क्या है, अवकल समीकरण के अंदर यदि आंशिक अवकल गुणांक आ रहा है, और आंशिक अवकल गुणांक कब आएगा, जब अवकल समीकरण में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान होंगे। क्योंकि हमने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आंशिक अवकलन पढ़ा है, जब आंशिक अवकलन की बात की तब हमने देखा था कि जो स्वतंत्र चर है यहाँ पर दो आ रहे थे, दो से अधिक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आंशिक अवकल गुणांक कब आएगा, जब अवकल समीकरण के अंदर दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो। तो आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण जिसके अंदर दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो तथा आंशिक अवकल गुणांक उनमें से किसी के सापेक्ष भी आता हो। यानी केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष भी आ सकता है, या दोनों के सापेक्ष भी आ सकता है, दो है तो तीन है तो तीनों के सापेक्ष आ जाए, या किन्हीं दो के सापेक्ष आ जाए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल, del2z/del x² + del2z/del y² = 0। देखो यहाँ पर दो स्वतंत्र चर आ रहे हैं, यहाँ पर दो स्वतंत्र चर आ रहे हैं, कौन कौन से, x और y। x और y तो कैसे हैं, ये स्वतंत्र चर हैं। z कैसा है यहाँ पर, आश्रित चर है। z कैसा है यहाँ पर, आश्रित चर है। तथा ये del2z/del x² और del2z/del y², ये z का x के सापेक्ष क्या है, आंशिक अवकल गुणांक है। ये दोनों सेकंड ऑर्डर के आंशिक अवकल गुणांक है। तो del/del x या del/del y ये कहलाते हैं आंशिक अवकल गुणांक। क्या कहलाते हैं ये, आंशिक अवकल गुणांक, ठीक है। तब समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल है आंशिक अवकल समीकरण का, जैसे x del/del x + y del/del y = nf। ये आयलर इक्वेशन है, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ी है।
यहाँ पर f किसका फलन होता है, x और y का, f किसका फंक्शन होता है, x एंड y, ठीक है, f किसका फलन होता है, x और y का। तो यहाँ पर x और y तो कैसे चर हैं, स्वतंत्र चर हैं, और f कैसा है यहाँ पर, आश्रित चर, जो किस पर आश्रित है, ये x और y पर, ठीक है। और स्वतंत्र चर आश्रित चर, इनके मध्य में अंतर क्या है, स्वतंत्र चर यानी जिन चरों के मान रखने पर यदि किसी चर का मान क्या हो जाए, निश्चित मान प्राप्त हो जाए, तो वो जिनके मान रख रहे हैं वो तो स्वतंत्र चर है, और जिसका मान निश्चित हो रहा है वो कैसा चर है, आश्रित चर, ठीक है। जैसे हम लिखे z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यदि हम x बराबर 1 और y बराबर 1 रख दें तो z बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी z बराबर क्या आ जाएगा, 2, यानी z का मान निश्चित हो गया। तो x और y तो कैसे चर हैं, स्वतंत्र चर, z कैसा हो गया, आश्रित चर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली अवकल समीकरण की परिभाषा। अवकल समीकरण में स्वतंत्र चरों की विद्यमानता के आधार पर हमने अवकल समीकरण को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से, साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अवकल समीकरण की कोटि के आधार पर या उसकी घात के आधार पर अवकल समीकरणों को रैखिक अरैखिक उनमें बांटा गया है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले अवकल समीकरण की कोटि और उसकी घात के बारे में, क्योंकि तभी बता पाएंगे कि हम समीकरण रैखिक है या नहीं है, ठीक है, या इसकी कोटि कितनी है, इसकी घात कितनी है। तो पहले हम अवकल समीकरण की कोटि एवं घात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम अवकल समीकरण की कोटि के बारे में पढ़ते हैं। अवकल समीकरण की कोटि किसे कहेंगे, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, यानी अवकल समीकरण जो हमें दिया जाएगा जिसकी कोटि हमें ज्ञात करनी है, उसमें उच्चतम कोटि का अवकलज देख लेंगे कितने कोटि का है, ठीक है, वही उस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। ये उसकी डेफिनेशन रही। डेफिनेशन के अंदर क्या दे रखा है, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। यानी अवकल समीकरण में जितने हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव विद्यमान है वही उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। साथ में कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, यानी जब भी हम अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। कौन कौन सी बातें, पहली बात तो ये कह रहा है कि उसके अंदर अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करते समय ध्यान रखना कि समाकलन संबंधित कोई पद उसके अंदर विद्यमान नहीं हो। अगर समाकलन संबंधित पद यदि विद्यमान है तो पहले उस समाकलन संबंधित पद को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है, जब भी समाकलन को हटाना है तो हमें एक बार उसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी समाकलन संबंधित कोई पद दिखे तो उसको हटाएंगे, और उसको हटाने के लिए उस समीकरण का क्या कर देंगे, एक बार अवकलन कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अवकल समीकरण है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7 dy बाई dx प्लस 4y बराबर e की पावर x। कह रहा है कि इस अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण की कोटि बताने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि समीकरण में समाकलन संबंधित कोई पद तो नहीं है, यहाँ पर नहीं दिख रहा कहीं भी हमें। इसके बाद में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, उच्चतम अवकल गुणांक। तो देखो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर कितना है, 1, ठीक है, यानी जो अवकल गुणांक विद्यमान है इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का हुआ, सेकंड ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का हुआ, सेकंड ऑर्डर का, यानी द्वितीय कोटि का। तो अवकल समीकरण कितने कोटि का हो गया, द्वितीय कोटि का। कितना ऑर्डर हो गया इसका, 2, ऑर्डर कितना आ गया इसका, 2 आ गया। अब देखो इसकी कंप्लीट इस समीकरण को यदि हम डिफाइन करें पूरे तरीके से तो क्या लिखेंगे, द्वितीय कोटि का साधारण अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि का साधारण अवकल समीकरण, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर 1 है और जो अवकल गुणांक आ रहे हैं वो साधारण अवकल गुणांक आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करें, साधारण अवकल समीकरण। सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जहाँ पर मान लो कोई समाकलन संबंधित पद आ रहा है,
d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 4y बराबर e की पावर x। चलो इसकी बात कर लेते हैं, या यहाँ पर हम चलो इसको सेकंड ऑर्डर का ही ले लेते हैं, इसको हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लेते हैं एक बार, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मान लो समाकलन संबंधित पद आ गया e की पावर x इंटू डी एक्स, यानी इक्वेशन सेम आ रही है हमारे पास, यही इक्वेशन है यहाँ भी। अब देखो यहाँ पर हम अगर ऑर्डर देखकर ही सीधा काम चला लेते कि सीधे ऑर्डर देखकर हमने इसका ऑर्डर बता दिया अवकल समीकरण का, तो गलत हो जाता। सबसे पहले हमें क्या देखना है, समाकलन संबंधित पद तो नहीं है। यहाँ पर समाकलन संबंधित पद आ रहा है, अगर हम इस समाकलन संबंधित पद को बिना देखे यदि हम ऑर्डर ज्ञात करते तो सीधे ही क्या लिख देते कि देखो इसका ऑर्डर तो कितना आ रहा है, हाई 2 आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का आ गया, 2 का, यानी सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो अवकल समीकरण का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 2, ये होना चाहिए ना, नहीं, यहाँ पर समाकलन संबंधित पद भी विद्यमान है। तो सबसे पहले समाकलन संबंधित पद को हटाओ, और इसको हटाने के लिए एक बार अवकल समीकरण का क्या करना पड़ेगा, हमें अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये समीकरण किस रूप में आ जाएगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 7 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x, ये समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करें, ऑर्डर चेक करो इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 3 का, तो अवकल समीकरण कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 3 का, ठीक है। तो ये समीकरण कितने ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तृतीय कोटि का साधारण अवकल समीकरण, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखने से हमें एक बात नोटिस की है कि जब भी समाकलन संबंधित कोई पद विद्यमान हो, अवकल समीकरण में जब भी समाकलन संबंधित कोई पद विद्यमान हो तो अवकल समीकरण की कोटि एक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर पहले द्वितीय कोटि का दिख रहा है हमें तो उसकी एक कोटि और इंक्रीज हो जाएगी, तृतीय कोटि का हो जाएगा। अगर प्रथम कोटि का है तो द्वितीय कोटि का हो जाएगा, चतुर्थ कोटि का है तो फिफ्थ ऑर्डर का हो जाएगा। ऐसे यदि nth ऑर्डर का है अवकल समीकरण, हम जनरली बात करें जिसके अंदर समाकलन संबंधित पद आ रहा है और वो पहले कितने ऑर्डर का दिख रहा है हमें, nth ऑर्डर का, तो उसका ऑर्डर एक इंक्रीज और हो जाएगा, n+1 ऑर्डर का वो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी अवकल समीकरण की कोटि या उसका ऑर्डर ज्ञात करने की जो मेथड है या जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवकल समीकरण की घात के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अवकल समीकरण की घात के बारे में। तो देखो अवकल समीकरण की घात किसे कहेंगे, सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसमें अवकलजों के संदर्भ में वो समीकरण कैसा हो जाना चाहिए, पूर्ण बीजीय हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसा हो जाना चाहिए, परिमेय हो जाना चाहिए तथा पूर्ण बीजीय। ये बातें ध्यान रखना है कि अवकलजों के संदर्भ में कैसा होना चाहिए, परिमेय तथा पूर्ण बीजीय होना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे उच्चतम अवकल गुणांक, उस उच्चतम अवकल गुणांक की जितनी घात आएगी वही उस अवकल समीकरण की क्या आ जाएगी, घात आ जाएगी। हमने यहाँ पर परिभाषा लिख रखी है कि अवकलजों के संदर्भ में, अवकलजों के संदर्भ में अवकल समीकरण को कैसा बनाना है, एक तो परिमेय बनाना है और एक कैसा बनाना है, पूर्ण बीजीय। परिमेय और पूर्ण बीजीय, देखो ये जो दो शब्द आ रहे हैं इनका अर्थ क्या है, परिमेय का अर्थ क्या है कि अवकल समीकरण में वैसे dx और dy इनका अलग अलग अगर हम लिखें तो कोई सार्थक अर्थ नहीं देंगे। ये या तो dy बाई dx होना चाहिए या dx अपॉन dy होना चाहिए, ठीक है, या तो dy बाई dx या dx अपॉन dy इस रूप में आने चाहिए। नंबर 2, पूर्ण बीजीय का अर्थ है कि हमेशा जो घात है वो कैसी आनी चाहिए, परिमेय पूर्ण बीजीय, यानी वो किसके अंदर आनी, धनात्मक पूर्णांक के अंदर आनी चाहिए, +1 +2 +3, ठीक है। कभी भी -1 -2 -3 या 1/2 1/3 या √2 √3 ये कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। अवकल समीकरण की कोटि हो या अवकल समीकरण की घात हो, हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। कोटि भी हमेशा कभी भी 1/2 1/3 या इसके अंदर नहीं आएंगी, ना ही घात कभी भी कैसे आएंगी, 1/2 1/3 आएंगी, ठीक है। तो अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में पहले कैसे बनाना है, परिमेय बनाना है तथा पूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज देखना है कितने कोटि का है, उसकी क्या देखनी है, हमें घात देखनी है। क्या देखनी है, घात। उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी,
ठीक है, सिंपल सी बात है। अवकल समीकरण को देखो, उसके में जो अवकलजों के संदर्भ में कैसी होनी चाहिए, परिमेय तथा पूर्ण बीजीय होनी चाहिए। फिर उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी, घात। अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें उच्चतम अवकलज देखना पड़ रहा है और घात ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना पड़ रहा है, उच्चतम अवकलज। ठीक है, उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि होती है और उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की क्या होती है, घात होती है। अब हम नोट लगा के एक बात और इसमें ध्यान रखने की है, वो कौन सी है कि अवकलज है वो फलनों से क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। साफ सी बात है कि अगर किसी अवकल समीकरण के अंदर अवकलज फलनों से स्वतंत्र नहीं है, यानी जैसे साइन dy बाई डी एक्स आ गया, कहीं ऐसे आ गया साइन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर जो अवकलज है फलन से स्वतंत्र नहीं है, फलन से स्वतंत्र नहीं है, तो इस प्रकार के अवकल समीकरणों की घात कैसी आ जाएगी, अपरिभाषित। ठीक है, कैसे हो जाएगी, अपरिभाषित। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। अवकल समीकरण हमें दे रखा है d3y/dx³ प्लस 7d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y बराबर साइन x। कह रहा है कि इस अवकल समीकरण की कोटि बताइए और इसकी घात भी बताइए। यहाँ पर हम मेनली घात की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो, अवकलजों के संदर्भ में अवकल समीकरण कैसी है, परिमेय भी है, यानी कहीं पर भी dx से dy अलग अलग नहीं आ रहे हैं तो dy बाई dx के फॉर्म में आ रहे हैं, इस रूप में आ रहे हैं, इसलिए परिमेय भी है। पूर्ण बीजीय, कहीं पर भी इनकी घातांक की बात करें तो 1/2, 1/3 या -1 -2 ये नहीं आ रही। ठीक है, तो अवकल समीकरण में उच्चतम अवकल देखो, इसका ऑर्डर तो कितना है 3, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 1, तो उच्चतम अवकलज कितने कोटि का है, 3 का। तो अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और घात, उच्चतम अवकलज की जो घात आएगी, यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की घात कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, 1। तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 3, डिग्री हो जाएगी 1। और